नमस्कार, मेरा नाम गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय है। मैं लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली में हूँ। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट मैनेजमेंट कोड इलेक्ट्रिकल ई 210 और यही टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये EL 310 और ME 310 में भी है। टॉपिक है यूनिट 3 सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इसके सब टॉपिक रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा रफ आइडिया ले लेते हैं कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिनको तीनों को कंबाइंडली हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, उनको किस तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में डिफाइन किया है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस या माइक्रो इंडस्ट्रीज वो हैं जिन ये जो एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकती हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरी है सर्विस इंडस्ट्रीज। तो दोनों में ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो अलग अलग डिफाइन की गई। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के केस में 25 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और यदि इन्वेस्टमेंट 10 और सर्विस इंडस्ट्री के केस में 10 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 10 लाख से अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में होंगी। अगली टाइप है स्मॉल एंटरप्राइज। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के केस में इसकी लिमिट है 25 लाख से 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की लिमिट, और सर्विस इंडस्ट्री के केस में इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख से 2 करोड़ है। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के केस में 5 करोड़ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और सर्विस इंडस्ट्री के केस में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। यदि है तो वो मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में होगी। SSI को यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड स्पीडीली विद रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट से और जो है फास्टली जो है अनएम्प्लॉयमेंट को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम SSI को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। टू encourage dispersal of enterprises to all over the country covering rural areas, smaller towns and economically backward regions। यानी कि छोटी जगहों पर, गांवों में, छोटे कस्बों में और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में भी जो है एंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। टू ब्रिंग बैकवर्ड रीजन्स टू इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार जो है बैकवर्ड रीजन्स को जो है राष्ट्रीय के विकास की मुख्य धारा में जो है लाया जा सकता है। टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन द होल कंट्री। पूरे देश में इस प्रकार संतुलित विकास होता है ना। टू इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ एंड इनकम। नेशनल वेल्थ जो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय आय है, उसका भी जो है बराबर बंटवारा होता है। हर जगह एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होता है, पूरे देश का बराबर विकास होता है। टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द कंट्री। सबका जो है सोशल और इकोनॉमिकल जो है कंडीशंस इम्प्रूव होती हैं, और जो है केंद्र और राज्य सरकारों के पास में जो है टैक्स के द्वारा जो है, करों के द्वारा अधिक रेवेन्यू या राजस्व जो है वो आता है। तो SSI को स्थापित करने के लिए स्मॉल लघु उद्योग को जो है स्थापित करने के प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड। अगर SSI को डेवलप करना है, सेटअप करना है, उसको स्थापित करना है, तो यह डिसीजन लेना होगा कि एंटरप्रेन्योर को कि किस प्रकार का जो है इंडस्ट्री को
इस्टेब्लिश किया जाए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जाएं या सर्विस के फील्ड में जाएं या मेंटेनेंस के फील्ड में या कोई असेंबलिंग का कार्य करें। इसके बाद दूसरा स्टेप है ट्रेनिंग जो है, अगर वो ले ले एंटरप्रेन्योर जो है, जिस फील्ड में वो जा रहा है उस फील्ड की थोड़ी ट्रेनिंग ले ले तो जो है वो जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना रहती है। तीसरा जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें जो है उत्पाद का चयन जो है उसको करना है कि किस प्रकार का उत्पाद उसको डिसाइड करना है बनाने के लिए। तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी का ध्यान होना चाहिए और आसपास और उसी प्रोडक्ट को बनाने वाली जो यूनिट्स हैं उसका इन्वेस्टमेंट का उसको आइडिया होना चाहिए। बाज़ार में उसकी डिमांड का पता होना चाहिए और उसकी सप्लाई किस प्रकार कर सकता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लैंड जो है बिल्डिंग जो है अवेलेबल हो सकती है नहीं हो सकती है, और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके बनाने का जो टेक्निकल प्रोसेस है उसको पता है या नहीं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त उसको पता होनी चाहिए। अगला टाइप है मार्केट सर्वे, यानी बाज़ार का सर्वेक्षण। बाज़ार का सर्वेक्षण से उसको डिमांड और सप्लाई का जो है पता चलेगा और जो रॉ मटेरियल का पता चलेगा, इसके लिए आसपास अवेलेबल है या नहीं है, टेक्निक का, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई का, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसका उसको पता चलेगा और कॉम्पिटिटर्स का भी पता चलेगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइट सिलेक्शन, यानी स्थान का चयन। तो मार्केट सर्वे के दौरान जो डेटा उसको मिले हैं, जो फैक्ट्स उसको मिले हैं, उसके बेसिस पर उसको जो है उसको साइट सिलेक्शन में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है साइट सिलेक्शन में जैसे रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो नज़दीक होना चाहिए, बाज़ार नज़दीक होना चाहिए, जो एनर्जी के सोर्स यानी बिजली पानी वगैरह हैं वो भी नज़दीक होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पर। जो उससे रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो नज़दीक होनी चाहिए, लेबर्स होने चाहिए और रोड होनी चाहिए और कम्युनिकेशन की मीडियम्स होने चाहिए, टेलीफोन वगैरह है ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ट्रांसपोर्ट की मीन्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो है साइट सिलेक्शन के वक्त ध्यान देना होता है। इसके बाद में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा एंटरप्रेन्योर और उसके आधार पर जो है वो जो है एक लाइन मैप तैयार करेगा कि जो है ये जो है फिजिबल है या नहीं है। इस तरह का जो उसका प्लान है वो फिजिबल है या नहीं है। इसके बाद में एम्प्लॉयज़ की वो भर्ती करेगा, कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और इसके बाद में वो बिजली पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेगा और इसके बाद में जो है वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली यूज के लिए जो पैसा चाहिए उसको जो है उसको अरेंज करेगा, मैनेज करेगा और इसके बाद में जो है वो उस इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करना है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द मेन पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ SSI और MSME, micro, small and medium enterprises, is to maintain statistics and to maintain a record of such units for providing support and incentives for these companies. In the registration of SSI, there are two types of certificates provided by the authorities. Initially, provisional registration certificate यानी PRC is given to the companies which is valid for 5 years. It is given for pre-operative period and after that a permanent registration certificate is given in perpetuity. The registration for a medium enterprise which is engaged in manufacturing is necessary to be registered
फॉर अदर एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। सभी SSI के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो मीडियम एंटरप्राइज हैं उनके लिए, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है एज पर द एक्ट। दो टाइप की रजिस्ट्रेशन है, PRC यानी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Small scale industries such as bakeries, beauty parlors, and leather bag manufacturing units are those that manufacture and render services by making a limited investment. Small scale industries in India are crucial to the country's economy as they generate employment and utilize locally available resources. To promote this sector, the government provides a range of schemes and subsidies, and to get access to them, SSI registration must be carried out. SSI रजिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को लेना है, सब्सिडीज़ को लेना है, गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्कीम्स जो है वो चलाती है, उनके जो बेनिफिट्स लेने हैं, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए। तो क्या क्या इसके रजिस्ट्रेशन के फीचर्स हैं? DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज़ द प्राइमरी रजिस्टरिंग सेंटर। Registration is voluntary and not compulsory. Two types of registration is done in all states: provisional registration certificate and permanent registration certificate. After permanent registration certificate कब मिलेगा? After commencement of production. PRC जो है वो 5 साल तक वैलिड रहती है। उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है उसको स्थायी पंजीकरण का जो है उसको स्थायित्व के लिए, निरंतरता के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। तो PRC यानी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कब दिया जाता है? दिस इज गिवन फॉर द प्री ऑपरेटिव पीरियड एंड enables the units to obtain the term loans and working capital from financial institutions or banks under priority sector lending. और इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे जो है अकोमोडेशन, लैंड और अदर अप्रूवल्स के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या ड्रग कंट्रोल बोर्ड है या लेबर रेगुलेटरी बोर्ड है, इनसे जो है क्लियरेंस और NOC मिलने में जो है थोड़ा सा कन्वीनियंस रहता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं? इट इनेबल्स द यूनिट टू गेट द फॉलोइंग इंसेंटिव्स। एक्साइज एग्जम्पशन मिलता है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, सेल टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, इंसेंटिव एंड कंसेशन इन पावर टैरिफ यानी बिजली के बिलों में जो है कुछ फ़ायदा मिलता है। प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंसेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो उत्पादित किए हैं उनके अंदर कुछ प्राइस और परचेज की प्रेफरेंस मिलती है, और रॉ मटेरियल जो है उसकी मिलने में भी जो है कन्वीनियंस हो जाती है। तो प्रोसीजर शुरू कैसे? एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंडस्ट्री एलिजिबल है इसके लिए, और जिसके अलावा जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया लेकिन 1 साल नहीं हुआ है, तो वो उसको भी PRC इश्यू की जा सकती है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए PRC का आवेदन ज़रूरी है, यानी पहले प्रोविजनल मिलेगा 5 साल के लिए, और जब वो बन रहा है उस टाइम मिलेगा उसको, भले ही एक्चुअल में नहीं है तो भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो स्टेप था हमारे उसके बाद इसको जो है ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है स्टेट वेबसाइट के थ्रू, और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, संबंधित विभाग जो है, वहाँ भी इसको जो है आवेदन किया जा सकता है। तो क्या क्या इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर एक बार फिर से देख लेते हैं। A unit can apply for PRC for any item that does not require industrial license, which means items listed in Schedule 3 and items not listed in Schedule 1 or Schedule 2 of the licensing exemption notification. जो लाइसेंसिंग एग्जम्पशन नोटिफिकेशन उसके अंदर 3 शेड्यूल हैं, तो थर्ड शेड्यूल जो है, Schedule 3 के जो आइटम्स हैं तो उनके लिए जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बिना भी PRC और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। कुछ यूनिट्स में यदि पावर यानी बिजली के साथ में 50 एम्प्लॉय हैं, या विदाउट पावर जो है बिना बिजली
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के 100 वर्कर्स हैं तो वो शेड्यूल 3 के भी कुछ आइटम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी छोटी इंडस्ट्री शेड्यूल 2 के आइटम्स की छोटी इंडस्ट्री जो है वो भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। यूनिट अप्लाइज फॉर PRC इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नो फील्ड इंक्वायरी इज डन एंड PRC इज इश्यूड। तो जो यूनिट है वो उसको PRC को बस एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके लिए कोई ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं करता है और PRC दे देता है। PRC जो है 5 साल के लिए वैलिड होती है और यदि एंटरप्रेन्योर जो है उसको 5 साल में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में जो है अगर फेल हो जाता है तो उसको फिर दोबारा 5 साल के लिए PRC के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। और एक बार जब यूनिट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो उसको वो जो है अगर PRC को 5 साल हो गए हैं और यूनिट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो उसके बाद वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए? 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, प्रोप्राइटर के या पार्टनर्स के, डायरेक्टर्स के। अगर पार्टनरशिप में बना रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी होनी चाहिए। अगर कंपनी है तो कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो चाहिएगा, उसकी कॉपी चाहिएगी। और उसके साथ ही कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू साइन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो अपीयर फॉर द इंटरव्यू। यानी कि एक ऑथराइज्ड जो डायरेक्टर है उसको जो है पावर देने वाला एक रिजोल्यूशन जो है उसकी कॉपी भी देनी होगी। लीगल पोजीशन जो जिस जगह पर है इंडस्ट्री उस जगह का लीगल पोजीशन का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे किराए की रसीद है या ऑनर है तो ऑनरशिप का जो है कोई प्रूफ देना पड़ेगा। Some of the documents may differ because each state has different requirements of documents. Above given documents are minimum required documents which are to be submitted. अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके क्या फ़ायदे हैं प्रोविजनल PRC के? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट PRC के क्या बेनिफिट्स हैं? जो फैक्ट्री की बिल्डिंग अब बनानी है उसके कंस्ट्रक्शन का मटेरियल में जो है थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगी और वो जो है सब्सिडाइज्ड रेट पर गवर्नमेंट से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिफरेंट लाइसेंस और पावर कनेक्शन वगैरह में जो है इसकी जो है थोड़ा सा जो है क्लियरेंस वगैरह जो है कंसर्न अथॉरिटी से इजीली मिल जाएगी। इसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैविंग ए परमानेंट लाइसेंस इज टू स्टार्ट द बिजनेस विद PRC. The owner should start the production in the factory so that permanent license could be given. PRC is valid for 5 years and enterprise must be operational within this period. इसके बाद जो है परमानेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए शुड बी अप्लाइड and this could be done by applying online through state website or through the zonal office or district office of the concerned department. Today, thanks to Udyog Aadhaar, the SSI registration process does not involve a lot of paperwork. Simply entrepreneur memorandum is filled instead of various forms. तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए? Permanent registration certificate may be applied without an industrial license in case unit is listed in Schedule 3 of the Industrial Licensing Exemption Notification. Other units must first acquire an industrial license. The unit should have obtained all clearances from the Pollution Control Board, Drug Control Board, etc. The unit should not violate any locational restriction. The original value of plant including machinery should be within prescribed limits for which you are applying. The unit should not be a subsidiary owned or controlled by another industrial undertaking. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के लिए? प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रीमाइजेस, है ना, जहाँ जिस बिल्डिंग में जिस जगह पर है इंडस्ट्री उसका ऑनरशिप का प्रूफ देना होगा।
और यदि वो किराए पर है तो उसका रेंट रिसिप्ट, किराए का प्रूफ देना पड़ेगा, रेंट रिसिप्ट या एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ऑफ द building or premises. One photocopy of sale bill of each end product. One photocopy of purchase bill of each raw material. Copy of partnership in case of partnership unit. Copy of memorandum of articles of association in case of private limited company. Copy of industrial license from Government of India in case the end product requires such license under Industrial Development and Regulation Act 1951. यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के जो शेड्यूल 3 में जो आइटम्स नहीं हैं, शेड्यूल 1 और 2 के आइटम हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस जरूरी है. एंड एन एफिडेविट ऑफ रुपीज 10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाई नोटरी पब्लिक affixed with proper notarial stamp giving the status of the unit, machinery installed, power requirements etc. as per the prescribed format. एफिडेविट देना होगा एक अपने इंडस्ट्री के सपोर्ट में. परचेज बिल ऑफ मशीनरी जो है देना होगा, जो भी मशीनरी लगाई है उसका परचेज बिल देना होगा. और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है एनओसी वो देनी होगी. परमानेंट एसएसआई रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं? टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, है ना. जो बिजनेस किस तरह का उसके बेसिस पर जो है डिफरेंट टाइप के जो एग्जम्पशंस हैं टैक्सेस में वो मिलेंगे. जो रॉ मटेरियल है वो मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर. बैंक से जो है लोन वगैरह मिलने में जो है कन्वीनियंस हो जाएगी. कुछ केस में जो है बैंक जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन वालों को जो है डिफरेंस भी देते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनमें भी जो है वो स्कीम तभी मिल पाएंगी जब आपके पास में रजिस्ट्रेशन होगा. तो समरली देख सकते हैं अपन, बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उधार लेने में आसानी रहेगी, गवर्नमेंट टेंडर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कंसेशंस एंड रिबेट्स दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट्स, ये सब बेनिफिट्स हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन के. प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. अगर कोई इंडस्ट्री वायलेट करती है रेगुलेशंस का तो उसको डी रजिस्ट्रेशन यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है. यदि वो इन्वेस्टमेंट लिमिट को क्रॉस करती है जिसके लिए वो रजिस्टर्ड है उसको, यदि वो कोई नए आइटम का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है और उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस ज़रूरी होता है या किसी और तरह का लाइसेंस ज़रूरी होता है, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है. और यदि इट डज नॉट satisfy the condition of being owned, controlled or being a subsidiary of any other industrial undertaking, यानी इसको ये बीच में कोई ऑनरशिप बदल जाए इसका, तो उस केस में भी इसका लाइसेंस, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच.